तुम अपने अंदर दाल दिखाने के लिए एक आदर्श रहो। जी बाबूजी, यह आप ही का बेटा दाल दिखाने प्रतिदिन भैंस का दूध से ताजा दूध पीकर शर्मीला जवान बन गया है। तुम्हारी शारीरिक दशा बिल्कुल नहीं है। तुमने तो बीए इन्हीं दो अक्षरों पर एवं प्राकृतिक और आयुर्वेदिक औषधियों पर विश्वास कर अपने शरीर को देखकर और अपने चेहरे को कांतिहीन बना दिया। बाबूजी, मैं अंग्रेजी डिग्री का अधिपति हूँ, किंतु मुझे अंग्रेजी सामाजिक प्रथाओं से प्रेरणा है। इसीलिए तो मैं दशहरे के रामलीला में कोई ना कोई बात करता हूँ। दक्षिण हिंदू सभ्यता समाज का प्रधान अंग है। सम्मिलित कुटुंब की देश की एकता का प्रतीक है। ऐसे यह तो तुम सही ही रहे हो, लेकिन आजकल की स्त्रियों को कुटुंब में बाबूजी, यह जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक है। मेरे इसी विचार से गांव की स्त्रियां बड़ी निंदा करती हैं। कोई कोई तो मुझे अपना शत्रु समझने में संकोच न करती है। मेरी पत्नी आनंद को भी मेरे विचार से विरोध है। उसका विचार है कि परिवार के साथ विवाह ना हो सके तो आए दिन की तरह से जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा यही है कि अपनी खिचड़ी की अलग पकाई जाए। बाकी सब तो ठीक ही कहा, लेकिन इनकी बातें समाज और देश के लिए उचित नहीं है। निकट की बस्ती आने एक बड़े स्कूल की लड़की विशाल भवन सिंह कुत्ते भार मानू आदि भोगी तभी से मानो उसके विपरीत ससुराल भार मानू और बात समा भगवान के क्या करना चाहिए का बता एक दोपहर के समय भाभी, ओ भाभी, ये देखो, मैं दो चिड़िया लाया। इसे जल्दी से चला। मुझे भूख लगी है। अरे लल्ला, अभी मैं खाना बना कर कोई बात मेरा हाथ अभी पका ली। ठीक है, मैं तब तक हाथ पाँव धोकर आता हूँ। हाँ, बन जाए। ठीक है लल्ला, अब मेरा काम और है क्या करूं? लल्ला, अरे ये बस पाँव से ठीक है। सब डाल कर 5 लगा लेंगे। अच्छे अच्छे मसाले डाल देंगे, लल्ला को स्वाद आएगा। लल्ला, ओ लल्ला, भोजन बन गया है। वाह, खुशबू तो अच्छी आ रही है। अरे, ये क्या? दाल में घी तो नहीं है। हाँ भी, दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा? अरे सब्जी तो मांस पे पड़ गया। क्या बात कर रही हो? अभी परसों ही तो घी आया था। इतना जल्दी मिल गया? आज तो पाव भरी रहा होगा और सब तो मैंने मांस में डाल दिया। ओ भाभी, कह तो ऐसे रही हो जैसे मानो तुम्हारे मायके में तो घी की नदियां बहती। मायके के बारे में तो मत ही बोलिए लल्ला जी, वहाँ इतना घी तो नौकर चाकर खा जाते हैं। बहुत लंबी जुबान है तुम्हारी। जी चाहता है अभी जुबान खींच लूं। अरे हाँ हाँ खींच लो जी, आज भी होते तो इसका मजा जरूर चखाते। जिसकी गुमान पर फूली हो उसे भी देख लूंगा और तुम्हें
मार डाला, खराब से मार डाला। सिर तो बच गया, लेकिन लगता है हाथ की उंगलियां टूट गई। आनंदी क्रोध के मारे हवा से हिले पत्ते की भांति कांपती हुई अपने कमरे में जाकर खड़ी हो गई। आनंदी धूप का धूप पीकर रही और श्रीकंठ के आने का इंतजार करने लगी। शनिवार के दिन जब श्रीकंठ नियमानुकूल संध्या बेला में आया तो आ गए बेटा। भैया, आप जरा भाभी को समझा दीजिएगा कि जुबान संभाल कर बात करे, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। क्या बात है लल्ला, इतने उत्तेजित क्यों हो? हाँ बेटा, बहू बेटियों का यह स्वभाव नहीं कि वे मर्दों के मुंह लगे। हाँ, अगर वो बड़े घर की बेटी है तो हम भी कोई कम नहीं है। ओहो, लेकिन बात क्या है? ऐसा क्या हो गया? आखिर मैं भी तो जानूं जो तुम इतने उत्तेजित दिख रहे हो। बस कुछ नहीं, बस यूं ही अपने आप ही उलझ पड़ी। मायके के सामने तो हमें कुछ समझती ही नहीं, ऐसा व्यवहार करती है जैसे कहीं की महारानी हो। अच्छा, मैं अभी आनंदी से बात करता हूँ। चित्त तो प्रसन्न है ना? हाँ, चित्त तो प्रसन्न है, पर आनंदी, तुमने घर में आजकल ये क्या उपद्रव मचा रखा है? ये लल्ला और बाबूजी क्या कह रहे हैं? जिसने तुमसे आग लगाई है, मिले तो मुंह झुलस उसका। अरे, इतनी नाराज क्यों होती हो? बात तो कहो, हुआ क्या है? क्या कहूँ, ये मेरे भाग्य का ही फल है। नहीं तो गंवार छोकरा जिसे चपरासीगिरी करने का भी ज्ञान नहीं, वो मुझे खराव से मारकर लिपटा करता फिरता। क्या? खराव से मारकर? अरे, सब हाथ साफ साफ कहो तो मालूम हो, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझे मांस पकाने को कहा। घी हांडी में पाव भर से ज्यादा न था, वह सब डालकर मैंने मांस पका लिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा, दाल में घी क्यों नहीं है? बस इसी पर मेरे मायके वालों को कोसने लगा। मुझसे न रहा गया। मैंने कहा, वहां इतना घी तो नौकर चाकर खा जाते हैं। बस इसी पर मुझे खराब फेंक मारी। ये देखिए, यदि हाथ से नहीं रोकती तो सिर फट जाता। उसी से पूछो, ये बात सच है या झूठ? अच्छा, तो बात यहाँ तक हो गई। इस छोकरे का क्या साहस? श्रीकंठ प्रातःकाल उठकर अपने बाबूजी से जाकर बोले, बाबूजी, अब इस घर में मेरा एक पल भी वास न होगा। आज प्रातः भैया को यह क्या हो गया? ये इतने गुस्से में क्यों दिख रहे हैं? जरा मैं भी तो जानूं। क्यों बेटा, ऐसे क्यों कह रहे हो? इसीलिए कि मुझे भी अपनी मान प्रतिष्ठा का कुछ विचार है। आपके घर में अब अन्याय और हट का प्रकोप हो रहा है। जिन छोटों को बड़े का आदर सम्मान करना चाहिए, वे उनके सर चढ़ते जा रहे हैं। मैं ठहरा दूसरों का नौकर, घर में रहता नहीं। यहाँ मेरे पीछे मेरी स्त्री पर जूते और खराव की बौछार होती है, कदापि बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक स्त्री के लिए? अरे तुम तो समझदार हो, ऐसी बातें क्यों करते हो? लाल बिहारी तुम्हारा छोटा भाई है, उससे गलती हुई तो उसे डांटो, उसके कान पकड़ो, लेकिन अलग रहने की बात न करो। मैं उसे अपना भाई नहीं समझता। अरे बेटा, बुद्धिमान लोग मूर्खों की बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। तुम बड़े हो, उसे क्षमा कर दो। नहीं, मैं उसके साथ अब इस घर में एक पल भी नहीं रहना चाहता। मैं उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता। भैया, भैया मुझे 2-4 तमाचे मार दे, लेकिन उन्होंने ऐसी कठोर बात आखिर कैसे कह?
निश्चय किया है कि अब वह मेरे साथ इस घर में नहीं रहे। वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, इसलिए मैं इस घर से जा रहा हूँ। यदि मुझसे कोई अपराध हो गया हो तो क्षमा कर दीजिए। मैं चाहता फिर कभी मुंह न दिखाऊंगा। मैंने बेकार ही इतनी बात बढ़ा दी। सुनो जी, लल्ला बाहर खड़े बहुत रो रहे हैं। तो मैं क्या करूं? भीतर बुला लो, मेरे जीभ में आग लगी। कहां से मैंने यह झगड़ा उठाया? मैं ना बुलाऊंगा। भाभी, भैया को मेरा प्रणाम कहना। वो मेरी शक्ल नहीं देखना चाहता, इसलिए मैं इस घर से अब जा रहा हूँ। कहां जाते हो लल्ला जी? रुको रुको लल्ला जी। जहां कोई मेरी शक्ल भी ना देख सके, जब तक भैया का मन मेरी ओर से साफ न हो जाए, मैं इस घर में वापस नहीं आऊंगा। मैं न जाने दूंगी तुम्हें मेरी सौगंध, एक पल भी आगे न बढ़ाना। लल्ला जी, मैं भगवान को साक्षी देकर कहती हूँ, मेरे मन में तुम्हारे प्रति तनिक भी मैल नहीं। आपके मन में तो नहीं, लेकिन लल्ला, लल्ला, भैया, भैया, अब फिर कभी यह न कहना कि तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। लल्ला, तुम कभी आपको बिल्कुल भूल जाना। भगवान ने चाहा तो ऐसी परिस्थिति फिर कभी ना आएगी मेरे लल्ला। बाबा जी, देख लिया लाल बिहारी, अच्छे संस्कारों वाली बेटी अपने पीहर और ससुराल दोनों का मान रख लेती। किसी ने सही ही कहा है, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। हाँ हाँ, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती है। हाँ